संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र। ये सुनने में तो एक बड़े जश्न जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक गहरे संकट का भी समय है। मतलब बाहर से तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, पर अंदर ही अंदर एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये ऐतिहासिक सालगिरह, फिर देखेंगे कि यूएन का वित्तीय संकट आखिर है क्या। इसके बाद हम समझेंगे इनके 3 स्तंभों वाले सुधार को, और फिर डेटा, तकनीक और सहायता के नए तरीकों पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में इस सब पर भारत और G77 का क्या कहना है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। देखिए, इस सत्र की एक ऑफिशियल थीम भी है, एक साथ बेहतर, शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे अधिक। काफी भारी भरकम है ना? लेकिन असल कहानी, असली ड्रामा वो पर्दे के पीछे चल रहा है, और वो है आंतरिक सुधारों का। तो संयुक्त राष्ट्र 80 साल का हो गया है, लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये सिर्फ केक काटने का समय नहीं है। इस सालगिरह की चमक के नीचे कुछ बहुत ही गंभीर मुद्दे छिपे हुए हैं। एक ऐसा संकट जो कह सकते हैं कि यूएन की नींव तक को हिला रहा है और उसे बहुत बड़े बदलाव करने पर मजबूर कर रहा है। तो इन सारे सुधारों की जड़ में आखिर है क्या? सीधी सी बात है, पैसा। संयुक्त राष्ट्र एक बहुत ही गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। एक ऐसा संकट जिसे लिक्विडिटी क्राइसिस यानी कि तरलता संकट कहा जा रहा है। और ये आंकड़ा देखिए, $2.4 अरब। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। यही वो बजट घाटा है जिसने यूएन को एक तरह से नींद से जगाया है और इस बड़ी सुधार पहल यानी UNAT को शुरू करने पर मजबूर किया है। तो ये UNAT पहल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई बड़ा सा डिप्लोमेट वाला शिखर सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये एक अंदरूनी सुधार की योजना है। इसका मकसद सिर्फ एक, यूएन की अंदरूनी मशीनरी को ठीक करना, ताकि वो आने वाले 80 सालों की चुनौतियों के लिए फिट फॉर पर्पस हो सके। और हां, इस काम को धीरे धीरे नहीं किया जा रहा है। मार्च 2025 में ये शुरू हुआ और टारगेट है कि 2027 तक, यानी अगले सेक्रेटरी जनरल के आने से पहले ही इन सुधारों को लागू कर दिया जाए। ये एक काफी एम्बिशियस टाइमलाइन है, कहना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि ये सुधार योजना आखिर काम कैसे करेगी? इसे 3 मुख्य स्तंभों या कह लें कि 3 पिलर्स पर बनाया गया है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है एफिशिएंसी, यानी प्रशासनिक खर्च में सीधे 20% की कटौती। दूसरा है मैंडेट रिव्यू। इसका मतलब है उन सारे पुराने और बेकार कामों को खत्म करना जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। और तीसरा है स्ट्रक्चरल रिवीजन, मतलब जो एजेंसियां एक जैसा काम कर रही हैं उन्हें आपस में मर्ज कर देना ताकि काम का दोहराव ना हो। अब इस दूसरे स्तंभ में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे ज़ॉम्बी मैंडेट्स कहा जा रहा है। ये क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे आपका कोई पुराना सब्सक्रिप्शन हो जिसे आप भूल चुके हैं, लेकिन हर महीने आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। बस ये ज़ॉम्बी मैंडेट्स यूएन के लिए बिल्कुल वही चीज़ हैं, पुराने काम जिन पर आज भी पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो रहा है। और इस काम को करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। पहली बार यूएन इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए, एक एआई 40,000 से ज्यादा पुराने प्रस्तावों को स्कैन करके इन छिपे हुए ज़ॉम्बी मैंडेट्स का शिकार कर रहा है। ये आधुनिकीकरण की तरफ वाकई एक बड़ा कदम है। लेकिन ये सुधार सिर्फ कटौती करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए नए टूल्स तैयार करने के बारे में भी है। खासतौर पर डेटा, टेक्नोलॉजी और मानवीय सहायता पहुंचाने के तरीकों में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाने के बारे में है। देखिए, यूएन में एक बहुत बड़ी समस्या हमेशा से रही है जिसे कहते हैं साइलो कल्चर। इसका मतलब यह है कि एक एजेंसी का डेटा दूसरी एजेंसी तक आसानी से पहुंच ही नहीं पाता था। इसी को ठीक करने के लिए अब यूएन सिस्टम डेटा कॉमन्स बनाया जा रहा है। ये एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जहां WHO, UNDP, यूनिसेफ जैसी सारी एजेंसियां अपना डेटा शेयर कर पाएंगी। इससे क्या होगा? बेहतर और मिले-जुले फैसले लिए जा सकेंगे। 1 यूएन की तरफ एक कदम। और इसी तरह इंसानी मदद पहुंचाने का तरीका भी पूरी तरह से बदल रहा है। पहले क्या होता था? यूएन संकट आने के बाद रिएक्ट करता था, लेकिन अब नया अप्रोच है संकट की भविष्यवाणी करने का। डेटा का इस्तेमाल करके आपदा आने से पहले ही एक्शन लिया जाएगा। इसे अग्रिम कार्रवाई कहा जा रहा है।
लेकिन ये जो सारे अंदरूनी सुधार हो रहे हैं, ये सिर्फ यूएन के अंदर की बात नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और यहीं पर आती है भारत और G77 यानी विकासशील देशों के समूह की भूमिका। अब भारत का रुख इस पर काफी संतुलित है। एक तरफ भारत एफिशिएंसी बढ़ाने और फिजूल खर्ची रोकने का पूरा समर्थन करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो सुधार के नाम पर ऐसी किसी भी बजट कटौती का सख्त विरोध करता है जिसका असर विकासशील देशों को मिलने वाली फंडिंग पर पड़े। और सबसे बड़ी बात, भारत का मानना है कि असली सुधार तो सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार है। उसके बिना ये सारे सुधार अधूरे हैं। और ये चिंता सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे G77 यानी विकासशील देशों के समूह को एक डर है। उन्हें डर है कि कहीं एफिशिएंसी और रिफॉर्म जैसे शब्द सिर्फ एक बहाना ना बन जाएं ग्लोबल साउथ के लिए ज़रूरी प्रोग्राम्स की फंडिंग काटने का, कि इन शब्दों की आड़ में उन्हीं प्रोग्राम्स पर कैंची चला दी जाए जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सारे अंदरूनी, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल सुधार सच में संयुक्त राष्ट्र को अगले 80 सालों के लिए तैयार कर सकते हैं, जबकि जो सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार, वो अभी भी वैसे का वैसा ही पड़ा है, अनसुलझा? इसी सवाल के जवाब पर यूएन का भविष्य टिका है।